गौरी कव्वी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कल्लुए, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूचू मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कलुआ कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कव्वे भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं कि बच्चों से ही घर में खुशियाँ हैं। बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं हैं ना, इसीलिए गोरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने बच्चों को चुप करवा लेना। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात है कल्लुए जी? यही कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कल्लुए, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? अरे गोरी, मेरे बात का ये मतलब नहीं था। दूसरे दिन गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि एक पहाड़ के खोखर में गौरी की नजर जाती है। गौरी कव्वी वहां जाती है। वहां एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गौरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। चील दी तुमने, ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे अपहरण करती हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेती हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेती हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गौरी दाना ढूंढती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और गौरी अपने घर चली जाती है। कल्लुए, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस चील ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेती है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेती है। मैं भी देखूंगा, ऐसा घोंसला मैं भी देखूंगा। कल्लुए, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिद्दिया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है। बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूंगा। रीमा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कलुआ कौवा वहां आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गौरी तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी चाची तुम्हें मीठा फल देना चाहती है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। जाओ और अपनी चाची से मीठा फल ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। इसको छोड़ना मत कल्लुए जी, मैं अभी इसके पंख उखाड़ती हूँ। कल्लुआ जोर से कुक्कू को पकड़ता है। फिर वो दो जालिम कौवे कुकू के सारे पंख खींच लेते हैं। कुकू तो बहुत जोरों से चीख रहा था। कल्लुए जी, ये कुक्कू तो बहुत जोरों से चीख रहा है। अब हम इसका क्या करें? गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं इस कुकू को वापस चिड़िया के घर के सामने फेंक कर आता हूँ। कुछ दिनों बाद वापस इसके पंख आ जाएंगे। कलुआ कुकू को लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। वहीं गोरी कुकू के पंख से अपना घोंसला सजाने लगती है। कुछ देर बाद कलुआ वापस अपने घर आ जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। रीमा चिड़िया जैसे ही अपने घर पर आती है, देखती है कुकू खून से लटपट था। कुकू बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हारा पंख उखाड़े हैं? रीमा चिड़िया तुरंत अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, जल्दी बाहर आई। कबूतर भैया, किसी ने कुकू का पंख उखाड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रीमा बहन, मैंने सुना है कि बुलबुल नाम की एक डॉक्टर हमारी जंगल में आई हुई है। चलो कुकू को वहां पर ले जाते हैं। ऐसा कहकर कबूतर रीमा और कुकू को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल जी, कैसे ना कैसे करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर बुलबुल डॉक्टर कुकू को पट्टी बांधकर इंजेक्शन भी करती है। मैंने आपके बेटे का इलाज कर दिया है।
आप कुकू का अच्छे से ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद वापस से पंख आ जाएंगे। रीमा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। उस दिन के बाद से कुकू का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा चिड़िया के घर आता है। रीमा बहन, क्या बात है कबूतर भैया? रीमा बहन, मुझे पता चल गया है कि आपके बेटे के पंख किसने उखाड़े हैं। वो और कोई नहीं, वो तो कलुआ और गोरी है। ये बात सुनकर रीमा चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत कबूतर के साथ और गौरी के घर जाती है। क्या बात है रीमा, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? कव्वे भैया, गोरी कहाँ है? गोरी तो नहीं है घर पर, तुम जाओ यहाँ से। फिर रीमा चिड़िया और कबूतर मिलकर सीधा गौरी के घर में घुस जाते हैं। गौरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने ही मेरे बेटे के पंख निकाले हैं अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कव्वो, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। अरे अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरे कलुए जी ने दूसरे जंगल से लाए हैं। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूं? अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और फिर एक दिन गोरी कव्वी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कलुआ को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कलुए जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है। ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है। मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हो। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कौवा अपने बेटे को जंगल की सैर करवाता। दोनों कौवे बहुत खुश थे, मगर एक दिन जब कौवी और कौवा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कलुए कलुए, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं, यहाँ वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी जल्दी से उड़ती है और कलुआ भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधा उस चील के घोंसले में जाती है जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करती है, और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रही थी। गोरी ऐसे सजाते हैं घोंसले को हरे, लाल और काले पंख लगाकर। गोरी, क्या तुमने कोई बच्चों को अपहरण करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं? मगर गौरी कव्वी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी, और कलुआ कौवा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकराकर गिर जाता है। आज गोरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर अब समय बीत गया था। एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। रीमा चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अब कुछ ही दिनों में वो 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अब इस जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। जब से टुन्नू जी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, तब से मैंने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर रीमा चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ पर वो लोगों को मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले के पास भीड़ लगा रखी है? अच्छा, इस चीज़ का नाम मोमो है। क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूँ और जंगल के पक्षियों के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगा लूँ। फिर रीमा चिड़िया जल्दी से अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठकर ढेर सारे मोमोज बना लेती है और जंगल में मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, आओ, मेरे पंख के बने हुए गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मसालेदार वाले मोमोज तुम सबने कभी खाए नहीं होंगे। मेरे बनाए हुए मोमोज खाकर तुम सब दूसरा चाट खाना ही भूल जाओगे। रीमा की आवाज़ सुनकर वहाँ पर लाडो आती है। रीमा, एक प्लेट मोमोज मुझे भी देना।
देखूं तो तुमने मोमोज कैसे बनाए हैं। हाँ हाँ लाडो, क्यों नहीं, तुम खा कर देखना। अगर अच्छे लगे तो दूसरे पक्षियों को भी मेरे ठेले के पास भेजना। फिर रीमा चिड़िया एक प्लेट मोमोज में तीखी लाल चटनी डालकर लाडो को दे देती है। लाडो मज़े से मोमोज खाने लगती है। अरे वाह रीमा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज और तीखी चटनी खाकर मजा ही आ गया। मैं अब भी जाकर सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने के लिए भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते रीमा का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। पक्षी रानू के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब से रीमा ने मोमोज का ठेला जंगल में लगाया है, तब से पक्षी हमारा समोसा चाट खाना ही भूल गए हैं। हाँ कलुवे जी, हम दोनों समोसे के ठेले के पास खड़े बस मक्खियां ही मारते रहते हैं। कोई भी ग्राहक हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। फिर हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ कलुवे, हमें रीमा का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे कहकर गोरी कलुआ के कान में उपाय बताती है। दूसरे दिन रीमा चिड़िया हर रोज की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई मेरी मदद कर दो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। रीमा चिड़िया दूर से कलुआ को देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया कलुवे भैया को? मुझे अभी जाकर उनकी मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर जल्दी से कलुआ कौवे के पास जाती है। अरे कलुवे भैया, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे रीमा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समोसे बना रहा था, तभी थोड़ा सा तेल मेरे पंखों पर गिर गया। अब ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना ठेला संभालो। उतनी देर में गोरी कौवी रीमा के मोमोज की चटनी में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। रीमा इस चाल से अनजान थी और वे वापस आकर मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देखते ही देखते रीमा के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रीमा, मैंने सुबह तुम्हारे ठेले से मोमोज खाए थे, तब से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या मिलावट की है? रीमा, सच सच बताओ, तुमने मोमोज में क्या मिलाया है? जब से हमने मोमोज खाए हैं तब से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं मिलावट करूंगी तो मोमोज कैसे बेचूंगी? रीमा सब पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी पक्षी मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारी रीमा चिड़िया रोते हुए अपने ठेले को टूटते हुए देखती रहती है। देखा कलुवे जी, मेरा कमाल। मैंने कहा था ना, रीमा के ठेले को पक्षियों से ही तुड़वा दूंगी। हाँ गोरी, तुमने बहुत सही किया। कल से पक्षी हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए जरूर आएंगे। उन दोनों की बातें कबूतर सुन लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक गरीब माँ मेहनत करके मोमोज बना रही थी और तुम दोनों से ये सहन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के बारे में जंगल के पक्षियों को बोलकर जंगल से भगा दूं, जाओ और रीमा से माफी मांग लो। कबूतर की बातें सुनकर गोरी और कलुआ डर जाते हैं और जल्दी से रीमा के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। रीमा चिड़िया बड़े दिल से माफ़ कर देती है। अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रीमा के 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। गुड़िया बेटी, तुम घर में ही रहना, मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं जल्दी भोजन लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मम्मा, आप हर रोज भोजन लेने अकेले जाती हो, मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, बाहर शिकारी पक्षी भी होते हैं, इसलिए तुम चुपचाप घोंसले में बैठो। मैं अभी भोजन लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मम्मा, लेकर चलो ना। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें लेकर जाती, लेकिन अगर हमारे घर में कोई भी नहीं रहेगा तो जंगल के पक्षी हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें घर खाली दिखता है तो वे दूसरों के घर में रहने लगते हैं। इसलिए तुम मत आओ और यही रहो। मुझे भी तो भोजन लाना सीखना है कि कैसे भोजन लाते हैं। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाओगी तो फिर कैसे सीखूंगी? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी।
अच्छा ठीक है, चलो। फिर रीमा अपने बेटी को लेकर भोजन ढूंढने चली जाती है। जाते ही वहाँ पर कालू और गोरी रीमा के घर में घुस आते हैं। अरे कालू जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा घोंसला मिल गया है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। हाँ गोरी, अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। जल्दी ही उसे एक जगह भोजन मिल जाता है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन मिल गया है। चलो अब हम जल्दी अपने घर चलते हैं। रीमा भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले को किसी ने कब्जा किया है। वो आवाज लगाती है, कौन है? कौन है मेरे घर में? जल्दी से बाहर निकलो। रीमा की आवाज सुनकर गोरी बाहर आती है। चिड़िया, क्या हुआ? जल्दी बोलो, मेरा बेटा भूखा है, मुझे उसे भोजन खिलाना है। बोलो, क्या काम है? गोरी बहन, जिस घर में आप रहने आ गई हैं, ये घर मेरा है। मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो आप मेरे घर को खाली कर दो। जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, तू यहाँ रह रही थी तो हम क्या करें? मुझे तो ये घर खाली मिला, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। तुम जाओ यहाँ से। अब हम इस घर में किसी को नहीं आने देंगे। ये घर अब हमारा है। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। गोरी, क्या हुआ? क्या बोल रही है ये चिड़िया? देखो ना कालू जी, ये चिड़िया क्या बोल रही है। ये कह रही है कि ये इसका घर है और हम इसे खाली कर दें। गोरी, हम इस घर को कैसे खाली कर सकते हैं? जब हम यहाँ आए थे तब ये खाली था, इसीलिए हम इसमें रहने लगे। चल छोटी चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। रीमा उनकी बातें सुनकर डर जाती है और सोचती है कि अब इन कौवों से कौन झगड़ेगा। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है, देखा गुड़िया बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो कोई उस पर कब्जा कर लेगा। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी कोई घर कब्जा कर लेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, तोते भैया के घर चलते हैं और वहाँ रहेंगे जब तक हमारा दूसरा घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बेटी को लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोता अपने घर के बाहर ही बैठा था। रीमा उससे कहती है, सुनो तोते भैया, मेरी मदद करो। मेरी बेटी को अपने घर में रख लो। कालू और गोरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर को खाली नहीं कर रहे हैं। रीमा, तुम और तुम्हारे बेटी कहाँ चले गए थे जो कौवों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? तुम घर में नहीं थी क्या जब वो आए थे? तोते भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी तो मेरी बेटी भी जिद करने लगी कि वो भी मेरे साथ जाएगी भोजन लेने। इसलिए मैं अपने बेटी को लेकर भोजन लेने चली गई और जब मैं वापस आई तब तक तो कौवों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और वो उसमें रहने लगे। रीमा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे घर में रहने दो और हाँ, तुम भी रह सकती हो। ये तुम्हारा ही घर है। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, बस जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर के अंदर आ जाती है। फिर वो अपने बच्चों को भोजन खाने के लिए देती है और कुछ भोजन तोते और उसकी पत्नी को भी देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी दाना देने के लिए। वैसे हम तो अभी भोजन लेने ही जा रहे थे, फिर तुमने हमें क्यों दिया? तुम अपने बच्चों को ही खिला देती। कोई बात नहीं तोते भैया, अब आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। मैं अब कहाँ से सूखी लकड़ियाँ ढूंढूं? यहाँ तो हर तरफ घास है, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। उनके यहाँ तो चूल्हा जलता है, तो उनके पास लकड़ियाँ जरूर होंगी। रीमा किसान की पत्नी के पास जाती है और देखती है कि वो घर के बाहर बैठी थी। माँ जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दीजिए, जिनसे मैं अपना घोंसला बना सकूं। जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं, तुम ले जाओ और अपना घोंसला बना लो। चिड़िया खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर वापस आती है और अपना घोंसला बनाती है। जब उसका घोंसला बन जाता है तो वो अपने बच्चों को तोते के घर से लेने जाती है और उन्हें ले आती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी आराम से रीमा के घोंसले में बैठे हुए थे। तभी कालू गोरी से कहता है, अरे गोरी, चलो ना झरने के पास चलते हैं। अगर हम लोग झरने के पास गए तो हमारा घोंसला कोई और पक्षी आकर चुरा लेगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे गोरी, तुम इतना क्यों चिंता करती हो? हमारा जग्गू है ना, उसको घर पर ही रखेंगे। हम दोनों झरने के पास जाएंगे, कोई भी पक्षी हमारे घोंसले में नहीं घुस आएगा।
कालू और गोरी के जाते ही वहाँ पर चील और उसका पति आ जाते हैं। पति जी, आज तो हमें बना बनाया हुआ घोंसला और खाना मिल गया है। हाँ माही, अब तो किस बात की देरी, चलो पेट भर खाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोरी और कालू के बेटे को मारकर खा जाते हैं। खाकर आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी झरने के पास आराम से सो रहे थे। तभी उनके पास भागा भागा कबूतर आता है। कालू, तुम दोनों पति पत्नी आराम से यहाँ सो रहे हो? वाह, तुम्हारे बेटे जग्गू को घर में अकेले देखकर चील ने तुम्हारे बेटे को मार दिया और खा गई, और तो और तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लिया। लगता है जो तुम दोनों ने चिड़िया के साथ किया, ये उसी की सजा मिल रही है। कबूतर, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा हाय मेरा बेटा। फिर जब पति पत्नी घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे जग्गू के पंख खून से लथपथ घोंसले के बाहर बिखरे पड़े हैं और घोंसले के अंदर चील आराम से सो रही थी। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। ऐसे उन दोनों कौवों को अपनी गलती की सज़ा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया अपने नए घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। टुन्नू चिड़ा रीमा चिड़िया से पहले कभी भी नहीं मिला था। गोरी कौवी और कबूतर मिलकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। रीमा चिड़िया को सिर्फ खाना खाना बहुत शौक था। वो शादी के रात ही टुन्नू चिड़ा से कहती है, टुन्नू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अरे रीमा, सुबह ही तो तुमने हमारी शादी में इतना सारा खाना खाया था, फिर भी तुम्हें भूख क्यों लग रही है? मगर टुन्नू जी, वो तो सुबह की बात है, मुझे तो भूख अब लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा अच्छा रीमा, घर में कुछ सूखे दाने पड़े हैं, रुको मैं तुम्हें वो देता हूँ। फिर रीमा उन सूखे दानों को खा लेती है और टुन्नू से कहती है, इतने कम दानों से क्या होगा टुन्नू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे कुछ ला कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। मगर रीमा, घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, अब मैं कहाँ जाकर तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस भोजन दीजिए। अच्छा अच्छा रीमा, ठीक है, तुम रो मत, मैं कौवी से कुछ मीठे फल मांग कर ले आता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा गोरी कौवी के पास जाकर उससे भोजन मांगने लगता है। क्या बात है टुन्नू भैया, आप इतनी रात को इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? गोरी, अगर तुम्हारे घर में कुछ मीठे फल है तो मुझे दे दो, रीमा को बहुत भूख लग रही है, वो भूख से रोए जा रही है। मेरे पास मीठे फल है, टुन्नू भैया ये लीजिए। टुन्नू चिड़ा रीमा चिड़िया को मीठे फल लाकर दे देता है। वो एक झटके में वो 2 मीठे फल खा जाती है। टुन्नू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है, और लाइए। मगर रीमा, इतना सारा खाना मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा? अब तुम सो जाओ, रात हो गई है, खाने के बारे में सुबह देखते हैं। टुन्नू जी, मुझे भूखा पेट सोया नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और भोजन चाहिए। टुन्नू जी, कुछ करिए। फिर टुन्नू चिड़ा लाडो के पास जाकर उससे मिठाई मांगकर रीमा चिड़िया को दे देता है। रीमा चिड़िया मजे मजे से सारी मिठाई खाने लगती है। टुन्नू जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब चलिए सो जाइए। ये क्या, मैंने कौन सी भुक्कड़ से शादी की? इससे अच्छा तो मैं जिंदगी में अकेला ही रहता तो खुश रहता। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। रीमा चिड़िया ढेर सारा भोजन खा खा कर मोटी हो जाती है। एक दिन रीमा चिड़िया अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने ठेले के पास मोमोज बेच रहा था। टुन्नू जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने ठेले से मेरे लिए मोमोज भेज दीजिए। थोड़े समय बाद टुन्नू चिड़ा रीमा के लिए मोमोज भेज देता है। वो मज़े मज़े से मोमोज खाने लगती है। वो कुछ मोमोज से उसका पेट नहीं भरता है। वो सीधा अपने पति टुन्नू के ठेले के पास आ जाती है। रीमा, तुम यहाँ क्यों आई हो? टुन्नू जी, आपने तो सिर्फ मेरे लिए थोड़े से ही मोमोज भेजे हैं, उसे मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं आपके ठेले के पास आ गई मोमोज खाने के लिए। फिर टुन्नू चिड़ा रीमा को एक प्लेट मोमोज दे देता है। वो मज़े मज़े से खाने लगती है। टुन्नू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा और कुछ प्लेट दीजिए। वो धीरे धीरे करके सारे मोमोज खा जाती है। टुन्नू चिड़ा को जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए अपने ठेले में कुछ भी नहीं बचा था। टुन्नू, मेरे लिए एक प्लेट मोमोज देना। कबूतर, तुम्हें देने के लिए ये ठेले में कुछ बचा ही नहीं, मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तो कितने भूख में तुम्हारे ठेले पर आया था कुछ खाने के लिए, अब से मैं तुम्हारे ठेले पर बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर टुन्नू चिड़ा पर गुस्सा हो जाता है। टुन्नू चिड़ा उदास हो जाता है, उसे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक रीमा टुन्नू चिड़ा के ठेले के पास आकर
सारा भोजन खत्म करने लगी। टुन्नू गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक रात अचानक से रीमा के सीने में दर्द होने लगा। आह टुन्नू, जिया मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ कीजिए टुन्नू जी, वरना मैं मर जाऊंगी। टुन्नू जल्दी से रीमा को हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ तोता डॉक्टर रीमा से कहता है, रीमा बहन, आपको छोटा मोटा दिल का दौरा हुआ है। दिल का दौरा? मगर कैसे? क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। रीमा बहन, दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं आता है। आपको खाना पानी कम करना होगा, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी। रीमा बहन, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और खाना कम खाना पड़ेगा। रीमा चिड़िया डर जाती है। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने बहुत खाना खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए अपने पति टुन्नू के ठेले में काम करने लगी। धीरे धीरे भुक्खड़ बीवी पतली हो जाती है। फिर टुन्नू और रीमा खुशी खुशी से रहने लगते हैं।